नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह देओल। आज हम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों के बारे में एक विशेष चर्चा हमने रखी है और हमारे गेस्ट हैं झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह सेठी जी। और आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो केंद्र सरकार की ये योजना है, इसमें अल्पसंख्यकों को बढ़ावा मिलता है, उनके सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को ठीक किया जाता है और किस किस पॉइंट्स पे, जैसे तीन जनरली ये 15 सूत्री कार्यक्रम तीन मोटे मोटे पॉइंट्स में डिवाइडेड है। एक शिक्षा है, एक सामाजिक विकास है और एक है आपको आर्थिक विकास। तो हम एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे। चूंकि सेठी साहब हमारे पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर पे ये काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई और व्यक्ति होगा जो हमें बताएगा कि ये कार्यक्रम क्या है, इनका कार्यान्वयन कैसे होता है, ये इनको ज़मीन पे कैसे उतारा जाता है और किस तरह से लोगों को असल में मदद मिलती है। तो सेठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। जी। मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप एक मोटे तौर पे बताएं कि ये 15 सूत्री कार्यक्रम है क्या और क्यों केंद्र सरकार ने क्या सोचा कि लॉजिक क्या था कि क्यों इंडिया में ये होना चाहिए और क्यों लोगों को ये मदद चाहिए, क्यों वो पिछड़े हुए हैं। देखिए, मैं पूर्व में 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रधान उसका उपाध्यक्ष रहा और अभी रिसेंट में अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष रहा। तो दोनों ही 15 सूत्री और आयोग में जो अल्पसंख्यक की विकास की योजना जो सरकार चाहती है, अल्पसंख्यकों का कैसे विकास हो अधिक से अधिक, उसके लिए बहुत सारी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। उससे मुख्य रूप से हम लोगों ने एक योजना का नाम दिया है 3E, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। उसमें पहले शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम हम इसको शिक्षा के दायरे में ही रहते हुए बात करेंगे। और पहले बताएं कि शिक्षा के परिवेश में मेन जो ये है फोकस है सरकार का, वो क्या है? देखिए, शिक्षा को और अधिक क्वालिटी धार बनाने के लिए एक बनाया गया 3T। 3T में टीचर, टिफिन, टॉयलेट। अब टीचर में टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि अच्छा एजुकेशन छात्रों को दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, टिफिन, क्योंकि आजकल मध्याह्न भोजन सरकारें दे रही हैं, मध्याह्न भोजन का प्रचलन है। बच्चे सवेरे आते हैं, दिन में उनको भोजन मिलता है, तो और अधिक पढ़ने में रुचि लेते हैं ताकि पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो सके। और इसमें मध्याह्न भोजन में मदरसों में भी मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। पहले स्कूल में था, मदरसों में भी मध्याह्न भोजन दिया है, क्योंकि जो सरकार थी, हमारी सरकार चाहती है कि जैसे मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है, उस तरह दुनियावी तालीम मदरसों में भी आज दुनियावी तालीम दी जा रही है। इसके लिए मदरसों को भी मजबूत किया गया। साथ साथ एक टॉयलेट, क्योंकि प्रधानमंत्री शुरू से ही स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दिया, स्वच्छ भारत का पर ज़्यादा दिया। तो अक्सर पहले देखा जाता था 14 से पहले स्कूलों में टॉयलेट की थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने इस स्वच्छता योजना को लिया, इसमें टॉयलेट पर, स्कूलों के टॉयलेट को बहुत अच्छी तरीके से, जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी भी इस पर विशेष ध्यान देकर टॉयलेटों को काफ़ी साफ रख रहे हैं, ताकि दीनी तालीम के साथ तालीम भी और आगे बढ़ाई जा सके। जी मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो माइनॉरिटी कमीशन 1992 एक्ट के तहत बनाया गया, उससे पहले ये कमीशन नहीं था। और जब एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें दिखाया गया कि ज़मीनी हकीकत क्या है माइनॉरिटीज़ की, और माइनॉरिटीज़ का पहले लोगों के एक तरफ से आइडिया होता था कि खाली मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कहा जाता है। तो आप ये बताएं कि और किन किन को इस माइनॉरिटीज़ में इंक्लूड किया गया है? लोगों में भाव था कि मुस्लिम ही अल्पसंख्यक होते हैं, पहले भी होता है। और इसके बाद जब मैं 92 के बाद आपने बताया आयोग का गठन हुआ, मैं आयोग में रहा उसके 15 सूत्री में, तो हम लोगों ने भी इस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धि, पारसी होते हैं और अभी 14 में जैन को भी जोड़ा गया। तो जब हम कमीशन में थे
तो हम लोग जब समीक्षा करते थे तो समीक्षा बैठकों में जाकर अधिकारियों को बताते थे कि आप 6 कॉलम बनाइए, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई सब कॉलम, उस पर जो जो लाभार्थी उनको नंबर दिया जाए। तो अब लोगों में ये है और लोगों में प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि खाली मुस्लिम के अलावा और भी हमारे सिख बंधु भी है, ईसाई बंधु भी है, पारसी भी, ये सब आते हैं। और जी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार का जो इसके पीछे की सोच जो है वो सबसे अच्छी है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कोई अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अपनी जो उसको टारगेट अचीव करना है और उसने जो सपने देखे हैं उससे वो कहीं पिछड़ ना जाए। जी। तो उसके तहत गरीब बच्चों देखा गया है कि एजुकेशन नहीं होने के कारण इन वर्गों में, खासकर मुस्लिम वर्गों में हमने देखा है कि एजुकेशन नहीं होने के कारण नहीं पढ़ पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए छात्रवृत्ति की देखिए बहुत सारी आपने बहुत अच्छी छात्रवृत्तियां इस पूरे प्रोग्राम में डाली गई, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा विषय लिया। सचमुच जो हमारे पिछड़े वर्ग थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बहुत से अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो पढ़ थे, तो सरकार ने इसके लिए जो आपने कहा योजना, छात्रवृत्ति योजना का आरंभ किया है। और छात्रवृत्ति योजना में बहुत अच्छी योजना है। उसके लिए देखिए प्री मैट्रिक 1 से लेकर 10 तक के लिए एक छात्रवृत्ति, उसमें एक आय इनकम, वो बड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, सारा आय इनकम है। एक पोस्ट मैट्रिक है, 10वीं के बाद आगे के लिए पोस्ट मैट्रिक में दिया जाएगा। एक मेरिट पर भी है, मेरिट पर जैसे मेधावी छात्रों को देना है, उसके लिए टेक्निकल है, वोकेशनल है। अच्छा, इसमें मैं और आपको बताता हूँ कि टेक्निकल वोकेशनल में सरकार जो बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बालिका रिजर्व किया गया, ताकि सरकार चाहती है कि हमारी अल्पसंख्यक बालिका भी पढ़ के आगे निकले और समाज के अंक में एक अभिन्न अंग के साथ मिलकर विकास की गति में आगे बढ़े। ये थी। अच्छा, और ये तो बेसिक एजुकेशन के बारे में छात्रवृत्ति। आजकल सरकार ने अपनी नई पहल की है कि जो बच्चे जैसे यूपीएससी और टेक्निकल एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, उसमें भी सरकार ने काफी प्रोग्राम्स लाए हैं कि जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके कि वो प्रूव कर सके। जैसे आजकल हम काफी देखते हैं वाले का बेटा आईएएस बन गया, घर में काम करने वाली की बेटी ने टॉप किया, वो आईआईटी में पढ़ रहा है। ठीक बात है। तो ये सरकार के जो सरकार प्रोग्राम्स लाई है उसका ये असर है कि ये लोग भी अब सपना देख सकते हैं और अपने आप को अपनी इस लाइफस्टाइल से उठा सकते हैं। जी। तो उसमें कौन सी छात्रवृत्तियां? देखिए बहुत छात्रवृत्तियां तो बहुत है। एक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप है जो एमफिल पीएचडी के लिए, उसमें भी बालिकाओं को 30% रिजर्व मिला है। एक बहुत अच्छी है नया सवेरा। नया सवेरा में जो प्रतियोगिता में भाग कर निःशुल्क उनको कोचिंग दिया जाता है, ताकि बच्चे को और मजबूत किया जाए, तो स्टूडेंट और मजबूत होकर इस प्रतियोगिता में भाग ले और अधिक से अधिक लोग उसमें कंप्लीट करके आगे आए। इसके लिए एक नई उड़ान भी एक योजना बनी है। नई उड़ान के तहत यूपीएससी, एसपी, संघ लोक सेवा और सिविल सर्विसेज, इस प्रतियोगिता को भी में बच्चों को पार्टिसिपेशन करने के लिए सरकार सहायता दे रही है और बहुत लोग पार्टिसिपेट करके बने हैं। मैं आपने जो अभी कहा एक उदाहरण मेरे सामने, मेरे जहन में आया है, आपने जो चर्चा की है कि एक शेख अंसार बच्चा था, वो बहुत कम उम्र में आईएएस बन, उसका पिता ऑटो चालक था, जो आपने जिक्र किया वो उसका पिता ऑटो चालक था। तो उनके मन में था कि मैं भी पढ़ के आईएएस बनूं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो नहीं। लेकिन इस योजना का, जो नई उड़ान योजना का लाभ देते हुए वो स्टूडेंट पढ़ के आगे निकला है और कम उम्र का आईएएस बनना है। आज वो बंगाल में अपनी सर्विसेज दे रहा है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि जो सरकार ने, खासकर मैं 2014 के बाद से जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो ये विश्वास कायम हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये नहीं देखा कि इस योजना का लाभ इसे मिले, इसे नहीं। उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को योजना का लाभ दिया और इस योजना का अल्पसंख्यक भाई लाभ उठा रहे हैं। सही बात है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और जब जनता ने ही चुना है, जनता के लिए सरकार है, तो भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। और अगर कोई ये भेदभाव करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको सरकार में रहने का हक होना चाहिए। आजकल एक और मुझे पता चला तो बड़ी हैरानी हुई और खुशी भी हुई कि अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े
बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक बात। गरीब का बच्चा उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए और वर्ल्ड लेवल क्लास की पढ़ाई करने के लिए। तो सरकार ने इसके बारे में भी एक छात्रवृत्ति लॉन्च की है कि जहां जो बाहर पढ़ना चाहता है, मेधावी छात्र है जो बाहर जाके अपने सपने पूरा करना चाहता है, उसको भी एक छात्रवृत्ति के लिए किया गया। उसके बारे में आप बताएं। देखिए, आपने जो अभी कहा, जो हमारे केंद्र की योजना, अल्पसंख्यक केंद्र की योजना है, उसमें पढ़ो परदेश, जो बच्चे परदेश में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सी सुविधा प्रदेश के नाते उनको एक लोन दिया जाता है, बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, और उस लोन का जो ब्याज है पूरा अल्पसंख्यक मंत्रालय ही उसको कहता है। पूरी सब्सिडी के साथ उनको ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है, ब्याज में फुल सब्सिडी मिलती है, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय ही करता है। और बाहर में जाके पीएचडी, एमफिल, एमबीए जो उच्च तकनीकी शिक्षा लेके पढ़ सकता है। मतलब वो अपने आप को एक ठगा हुआ सा ना महसूस करे, उसके पास अगर वो पढ़ने में तेज है तो उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा कि आप अगर कर सकते हो तो अपनी प्रतिभा को दिखाओ, और सरकार आपकी पूरी तरह जी वो पूरा प्रदेश को मिल रहा है सारा। ये तो पढ़ाई की बात होगी शिक्षा में। फिर शिक्षा लेने के बाद बहुत लोग हैं जो ज़्यादा चूंकि फैमिली प्रेशर्स होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो लोग सोचते हैं कि एक बेसिक एजुकेशन करने के बाद कुल स्किल डेवलपमेंट में जाए, है ना, कि कुछ कौशल बढ़ाएं। तो उसके बारे में भी आप बताएं कि इसमें क्या प्रोग्राम दिया गया है कि कौशल कैसे, मतलब स्किल डेवलपमेंट उनका करके उनको कैसे रोजगार के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊं, शिक्षा में दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें छूट गई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बालिकाओं के बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति, उसमें खासकर बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलती है, गर्ल्स के, खाली गर्ल्स को ज़्यादा, जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें, छोटी बहनें नहीं पढ़ पाती थी, जो घर से बाहर निकली, उनको बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया केंद्र सरकार देती है। एक और योजना थी कि जैसे दूर, आपने बताया कि गाँव में, दूर दराज में जो रहते बेचारे नहीं आ पाते, जिला मुख्यालय में छात्रावास का भी किया गया, हॉस्टल का भी दिया गया, ताकि अच्छा है कि मतलब जहां बच्चे आके रह सके, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सके, उनको कुछ 300-400 रुपये स्टेफन भी दिया जाता है। तो ताकि सरकार ने स्टार्टिंग में कहा शिक्षा, तो हमारी सरकार ने शिक्षा पर बहुत अधिक केंद्र सरकार ने बल दिया ताकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग सकते हैं। फिर शिक्षा की अगला स्टेप है रोजगार। अब रोजगार के लिए क्या हुआ, सीखो और कमाओ। आपने जो जिक्र किया, सीखो कमाओ योजना केंद्र सरकार की है, उनको शिक्षा देने के बाद कौशल डेवलपमेंट किया जाता है, उसको स्किल डेवलपमेंट करके उसको आगे ले दिया जाता है। उसमें भी न्यूनतम हम लोगों ने 75% सब्सिडी भी दी है, जैसे ITIs हैं और काफी आजकल स्किल ट्रेनिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और स्किल होके बहुत बच्चों मिल रही है, और बहुत जगह जाकर अच्छे अपना खुद पैरों में खड़ा होकर कारोबार भी कर रहे हैं ये बच्चे। जी। अच्छा, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं आने से पहले देख रहा था कि ये सरकार की ये जो स्कीम है, इसको क्योंकि ये एक मंत्रालय से गाइडेड नहीं है, सारे 23 मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलके सब में हम, और सरकार ने कहा है कि 15 से 20% जो फंड्स हैं इन माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए, और माइनॉरिटी बहुल एरिया में उसको अप्लाई होना चाहिए। इसलिए इस विभाग का नहीं है, क्योंकि 23 जो मिनिस्ट्रीज है, जितने भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनकी चलती है, उनके फंड में इनको रिजर्व किया जाता है। अब ये हमारे सेंटर की बात हुई, अब थोड़े झारखंड के परिवेश में हम बात कर लें। तो आप खुद उपाध्यक्ष रहे हैं, तो आपको झारखंड में कितनी कामयाबी मिली है, आपने क्या परिवेश देखा झारखंड का, और हम कितना आगे बढ़े हैं और क्या क्या हो सकता है झारखंड में, वो आपसे जानना चाहते हैं। देखो, जो केंद्र की योजना है, केंद्र की एक है नई रोशनी, जो महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं को जो नई रोशनी, हम केंद्र सरकार के साथ भी आग्रह करके झारखंड में लाएंगे। जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, जो ये विचार सरकार के द्वारा, क्योंकि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, पार्टी की सरकार नहीं थी ये, और धीरे धीरे उसमें खामियां जैसे जैसे मिलती गई, उन खामियों को दूर किया गया, और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कि आखिरकार सबसे आखिरी पायादान पे जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उन तक इसकी जो देखिए योजना जितनी भी थी ना, उनको लाभ मिलना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, अल्पसंख्यकों को लाभ मिलना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने 10 लाख तक का लोन दिया था, जिसे 50,000 का बिना गारंटी का लोन था,
फिर उसके बाद 5 लाख का लोन था, 10 लाख का, तो वो योजना को भी मैं आप लोग के जो भी आएंगे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो उनको आगे ले जाएं, आगे ले जाए, हम उनको सहयोग करेंगे। फिर केंद्र से जो योजना है कि हम उन पर जाकर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से आग्रह करके हम चाहते हैं कि झारखंड में भी पहले विकास हो और अधिक विकास अल्पसंख्यकों का हो। सबसे बड़ी बात है, जो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो कभी नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश या देश के लोगों को लाभ नहीं मिले। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 14 में स्लोगन ही दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और ये आज जमीन में उतर रहा है और वो पूरा सहयोग करेंगे। जी जी। और शिक्षा में और एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना 92 से माइनॉरिटी कमीशन बना, ये 15 सूत्री कार्यक्रम भी बहुत दिनों से चल रहा है। आखिर आपको मुझे ये जानना है कि कठिनाइयां क्या पेश आती हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि इतना मैन पावर, इतना पैसा, इतनी योजनाएं इसके अंदर जा रही हैं, फिर भी हम उस रिजल्ट को नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अपना हमारा रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्टरी है, फिर भी लोग अभी भी वो एक जो लेवल के ऊपर आना चाहिए था वो नहीं आ सके। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इसमें मैं दो दो बार रहा हूं और आपने बहुत बात को ठीक ही कहा। देखिए, पहले क्या था कि केंद्र सरकार की योजना बनती थी लेकिन ठीक जगह पर पहुंचने में नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे, जागरूकता नहीं थी। लेकिन जब से हम लोग झारखंड में आए हैं और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजना थी वो हम लोग ने जिला से लेकर प्रखंडों तक जाके, हम लोग पाकुड़ में जो बांग्लादेश बॉर्डर तक प्रखंड में जाकर योजनाओं को बताएं, जागरूकता अभियान में। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि ये केंद्र सरकार ने, देखिए, माननीय मोदी जी की जो बुक भी छपाई है, ताकि ये लोगों में हम लोगों ने बांटी है ताकि योजनाओं को पढ़ें और उसका लाभ लें, क्योंकि मकसद है विकास का। तो योजना की जानकारी जब अधिक से अधिक होगी तो लोग उसका लाभ लेंगे। सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी, अनभिज्ञ हैं लोग कि ऐसी कोई योजना है। जी जी। तो मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिक हमारा कोशिश यही होनी चाहिए कि लोगों को जागरूक कराया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये चीजें आपके लिए उपलब्ध हैं, इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, जागरूक हो भी गए तो दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। उसमें आप क्या देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती? योजनाएं हैं, लोगों को मालूम भी है, फिर भी उनको योजना का लाभ नहीं मिलता। उसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो कराना हम लोगों का काम है ना, हम लोगों को सरकार क्यों बनाती है? मैं अब जब चेयरमैन बना, मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, उससे पहले दिया गया, तो हम लोग कितना एक्टिव हैं, कितना योजनाओं को जिला तक ले जाते हैं, प्रखंडों तक ले जाते हैं। तो इसके लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन करते हैं। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार, अभी जो सरकार है, उसको पता होना चाहिए, या फिर जो भी है लोगों को कि योजना है, लोगों को मालूम भी है, लोग अपने उसके लिए आवेदन भी दे रहे हैं, बट उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो बॉटल नेक है, ये रोड ब्लॉक है, ये कहां पर, क्या आपको लगता है कि इस सरकार को क्या अलग से करना चाहिए कि ये रोड ब्लॉक दूर हो जाए, या कुछ मतलब अपने रास्ते से अलग जाके या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ ऐसा लाएं कि उनको लगे कि उनका ये लाभ आखिरी पायदान वाले लोगों को मिल सके? देखिए, ये आपने जो कहा ना, अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधि, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके बीच एक समन्वय होना चाहिए। समन्वय रहने से, और आप में कितनी क्षमता है, आप अधिकारियों के साथ समन्वय बना के इम्प्लीमेंटेशन करा सके। जिला में जाकर, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, अब उस आवास में गरीबों को आवास मिला कि नहीं प्रधानमंत्री आवास में, क्योंकि उसमें भी प्राथमिकता और रिजर्वेशन दिया, 20% दिया गया है। तो वो अधिकारी दे रहे कि नहीं दे रहे, आप लाभुक और अधिकारियों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। तो ये आपके सक्रिय होने से अधिकारी वर्ग भी काम करेगा। एक्चुअली मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप जो बोलना चाह रहे हैं कि ये इसको एक पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए नहीं अपॉइंट किया जाए, वो ना किया जाए, वैसे लोगों को किया जाए जो जानकार हो, और वो जो लोगों को, जिनके मन में लोगों के लिए कुछ, जिनके पास कार्यशैली हो, और वो जानते हैं कि इसको कैसे ब्यूरोक्रेट से काम लिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ समन्वय बना के लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव, बस एक्चुअली एग्जीक्यूट करा, इम्प्लीमेंटेशन कराना। यही देखिए, एक पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए एक फिगर बैठा दिया गया कि हाँ भाई उसको दे दिया गया, बट वो काम नहीं करते हैं। वो एक्चुअली मेरे हिसाब से वो एक क्रिमिनल। मैं आपकी बातों को और चाहता हूं, आप जो इशारा दे रहे हैं, ऐसा होता था पहले, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनते थे, बस वो फुलफिल हो गया, फिल्म दी ब्लैंक्स बढ़ गया। लेकिन जब से जो सक्रिय व्यक्ति रहेगा
वो इस सरकार की योजना को चाहे उसको मैं सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूं, उसको जो आपने कहा कि आपकी सक्रियता हमने देखी है। आप मैं कहीं भी हम फंक्शन में जाते थे, इनकी सक्रियता हमने देखी है। और मुझे लगता है कि सक्रिय होने के साथ साथ एक जो दिल में जज्बा हो भगवान मतलब ईश्वर का, भगवान का डर हो कि हम अगर इस कुर्सी हम कृपा से तो हम उसको एक्चुअली जस्टिस कर सके। हाँ, कुर्सी से जस्टिस कर सके, अपने पोस्ट के साथ जस्टिस कर सके। हाँ। तो हमने 3 साल में रात दिन एक करके किया। मैं भी आग्रह करता हूँ सरकार को कि जो व्यक्ति काम करने वाला, जिनके पास कैपेसिटी हो, कार्यशैली हो, जो ब्यूरोक्रेट के साथ, देखिए ब्यूरोक्रेट के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा उनसे काम लेने के लिए ना। यही है कि ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, इसमें इतना कुछ दिया गया। समीक्षा ही करना इसका। और इस एक तरीका से ये सरकार का एक आईना होता है। ये जैसे कमीशन माइनॉरिटी का विषय, और वो सरकार की एक उपलब्धि सरकार को एक दिखा सकता है कि अगर हमने किया, इतना किया, तो वो एक सरकार अपनी उपलब्धि में उसको सरकार की इसकी रिपोर्ट विधानसभा में भी रखाती है। इनकी रिपोर्ट विधानसभा जाती है और उसमें सरकार अपना हमेशा अपने पीठ थपथपा सकती है। बिल्कुल, हमने ये किया। सरकार ने जो उपलब्धि किया। अच्छा, आगे एक थोड़ा शिक्षा की बात हम करें। हमने देखा है कि जो हम ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, उसमें मुस्लिम्स की बात कर रहे थे। मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, वहाँ बात हो रही थी राजा ये जो हिंदूज में एक रेवोल्यूशन आया एजुकेशन के बाद, फिर सर सैयद ने मुस्लिम्स में लाया। बट आज भी हम देखते हैं कि मदरसों में जनरल पढ़ाई अगर हम मदरसों में लाते आपने ठीक कहा। पहले क्या था कि लोग मदरसों में दीदी तालीम ही लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हुआ है। जैसे अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ाई की जा रही है अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, वो जो मदरसों में बच्चे उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। उनको पता चले कि वो अच्छे से अच्छे रिलीजियस के साथ साथ एजुकेशन पर भी फोकस दिया। इसके लिए शिक्षा में तो सरकार काफी ज्यादा माने योजना ला रही है। और उसके उछाल आपने तो देखा, मैंने उदाहरण के साथ बताया कि शेख अंसार जो एक ऑटो चालक का वो बच्चा था, वो IAS बन गया और आज बंगाल में सर्विस दे रहा है। तो इसमें शिक्षा में सरकार काफी ध्यान दे रही है और आगे भी देगी, और मैं पूरा सहयोग आपको करूंगा। सेठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए, और हमें बहुत सारी आपके द्वारा बताई गई बातों से हमको कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या ये है, कैसे लाभ उठा सकते हैं। जी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।